नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2023 विजन आईएएस मंथली मैगजीन के भाग संख्या 2 में आपका स्वागत है। भाग संख्या 1 में हमने जो बिंदु समझा था वो था सुर्खियों में रही योजनाओं के संदर्भ में। हम उल्टी इसको पढ़ रहे हैं। उल्टा पढ़ने का कारण ये है कि हम छोटे छोटे बिंदुओं को पहले जल्दी से निपटा लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस रहता है कि इतनी चीज़ें हम कर चुके हैं। जैसे हमने सुर्खियों में रही योजनाएं पिछले वीडियो में समझी थी और बस एक 13 मिनट का छोटा सा वीडियो था। उस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है यानी कि PMSYM स्कीम को समझा और ये पेंशन योजना किस तरह से काम करती है इसके बारे में समझा और हाल ही में सुर्खियों में क्यों थी इस पर हमने संपूर्ण चर्चा वीडियो संख्या 1 में करी है। ये है दूसरा वीडियो। इसमें हम समझेंगे नीति शास्त्र, इथिक्स, और इसमें हम दो बिंदु समझेंगे, मानवता के बिना विज्ञान यानी साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, और दूसरा मानव पर नियंत्रित दशाओं में संक्रमण के अध्ययन से संबंधित नैतिक आचरण यानी मानव पर नियमित दशाओं में संक्रमण मान लो है उसके अध्ययन CHIS से संबंधित नैतिक आचरण, इथिकल कंडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने इथिक्स में समझेंगे और उसके पश्चात हम संस्कृति यानी कल्चर से जुड़े टॉपिक्स जो हैं तीसरे भाग में करेंगे। तो अब हम आगे नीति शास्त्र यानी इथिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स पर। पहला है मानवता के बिना विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। परिचय। मानवता के बिना विज्ञान को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 7 सामाजिक पापों में से एक पाप माना गया है। महात्मा गांधी ने मानवता के बिना विज्ञान को क्या माना है? 7 सामाजिक पापों में से एक पाप। ठीक, मानवता के बिना विज्ञान जो है अच्छी नहीं मानी जाती हैं, इसको एक पाप माना है महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि विज्ञान की अवधारणा पूरी तरह तकनीक और प्रौद्योगिकी तक सीमित हो जाती हैं तो ये मनुष्य को शीघ्र ही मानवता के विरुद्ध कर देगा। ठीक, और उन्हें उन उच्च मानवीय उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जिन्हें प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मानवता के बिना विज्ञान विकास के हालिया उदाहरण देखें तो देखिए, मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव की जानकारी होने के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में घातक हथियारों का प्रयोग किया गया। ठीक, दूसरा, चीन में एक शोधकर्ता ने डिजाइनर बेबी यानी वांछित गुणों वाले बच्चे बनाने के लिए जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। ठीक है, डिजाइनिंग बेबी बनाने के उद्देश्य से उसने क्या किया? जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। वांछित गुणों वाले बच्चे जीन एडिटिंग के जरिए से इस तरह से कोशिश की गई। ये भी मानवता के बिना विज्ञान है। अब जो बच्चा पैदा होगा उसके साथ कितनी विकृतियां हो जाएगी। इसके अलावा कृत्रिम एवं विनाशकारी प्रौद्योगिकियां निजता के उल्लंघन, मानवीय गरिमा जैसे परिणामों पर विचार किए बिना तेजी से प्रगति कर रही हैं, कृत्रिम और विनाशकारी प्रौद्योगिकियां। ठीक है, अब देखिए प्रमुख हितधारक और उनके हित समझते हैं। सबसे पहले तो वैज्ञानिक समुदाय, इनका क्या हित है? वैज्ञानिक समुदाय का हितधारकों में वैज्ञानिक समुदाय और हित क्या देखिए, वैज्ञानिक और संस्थान। वैज्ञानिक विकास बड़े पैमाने पर लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका हित है। ठीक है, और संस्थान देखें तो इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाएं शामिल हैं। सार्वजनिक संस्थाएं आमतौर पर राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती हैं और निजी संस्थान आमतौर पर लाभ पर अधिक जोर देते हैं। सार्वजनिक संस्थाएं राष्ट्रीय हितों पर और निजी संस्थान आमतौर पर लाभों पर अधिक जोर देते हैं। दूसरे हितधारक हैं नियामक निकाय, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकाय इसमें शामिल हैं। उसमें उनके हित देखें तो नियामक निकायों का लक्ष्य मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, और उनका लक्ष्य अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है। यानी कि इनका लक्ष्य क्या है? अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में क्या लाना? पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। तीसरे हितधारक है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्यों का हित उनके राष्ट्रीय हित पर निर्भर करता है। ठीक, ये हित भू राजनीतिक परिस्थितियों और घरेलू जरूरतों के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और चौथे हितधारक है नागरिक या व्यक्ति। उनका हित ये है कि एक व्यक्ति की आकांक्षा मानव सभ्यता के समग्र कल्याण के साथ साथ वैज्ञानिक विकास की मदद से अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अब मानवता के बिना विज्ञान से जुड़ी नैतिक चिंताएं क्या है, मुद्दे क्या है? पहला देखिए, पहला है लाभों का असमान वितरण होगा, सीमित जवाबदेही होगी, इससे प्रौद्योगिकी का अवैध उपयोग होगा, मनुष्य एक साधन के रूप में हो जाएगा फिर, और विज्ञान एक साधन के रूप में हो जाएगी फिर।
तो लाभों का असमान वितरण क्या है? देखिए, विज्ञान से जुड़ी मानवता के बिना विज्ञान से जुड़ी चिंताओं में पहला है लाभों का असमान वितरण। वैज्ञानिक विकास की दिशा में अक्सर समाज के अधिक संपन्न वर्गों की समस्याओं को दूर करने से प्रेरित होती हैं। उदाहरण के लिए, समाज के गरीब वर्गों को उनका उचित हक न मिलने जैसी कोई सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाथ से मैला ढोना या कुपोषण, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और जनरली ये अधिक संपन्न वर्गों की समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक विकास होता है। दूसरा है सीमित जवाबदेही। जब मानवता के बिना विज्ञान आगे बढ़ाएगा तो सीमित जवाबदेहिता बढ़ेगी। मतलब ये है कि संभावित विनाशकारी प्रौद्योगिकी को विकास की जांच करने के लिए सटीक जवाबदेही तंत्र और प्रणालियों का अभाव होगा। उदाहरण के लिए, कुछ देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों का विकास किया जा रहा है। तीसरा है प्रौद्योगिकी का अवैध उपयोग। जब वैज्ञानिक विकास या कार्यप्रणाली को व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी विशिष्ट एजेंडे का समर्थन करने के लिए छिपाया जाता है या उसमें हेरफेर किया जाता है, तब ऐसे वैज्ञानिक विकास के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है। और चौथा है मनुष्य एक साधन के रूप में। अक्सर विज्ञान मनुष्य के एक साधन के रूप में उपयोग करता है जिसमें मानवीय गरिमा, मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, सरोगेसी के कुछ मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का शोषण। ठीक है, इसके अतिरिक्त विज्ञान एक साधन के रूप में देखें तो वर्तमान परिदृश्य में कई देश अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए विज्ञान का उपयोग करते हैं। अतः इस क्रम में लोगों के सामूहिक कल्याण की जगह व्यक्तिगत हित या लाभ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती हैं। मानवता के बिना विज्ञान से जुड़े मुद्दे और भी जटिल हो गए हैं। इसके लिए लापरवाही पूर्ण विकास की बढ़ती प्रवृत्ति, तकनीकी परियोजनाओं में नैतिक मानवता के बिना विज्ञान से जुड़े मुद्दे और भी जटिल हो गए हैं। मतलब लापरवाहीपूर्ण विकास की बढ़ती प्रवृत्ति, तकनीकी परियोजनाओं में नैतिक सिद्धांतों की अनदेखी आदि उत्तरदायी इसके लिए है। ठीक है, इसलिए सामूहिक नैतिक ढांचे को विकसित करने के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। ऐसे में आगे की राह क्या है? आगे की राह ये हो सकती है कि वैज्ञानिक नैतिकता बढ़ाएं और बहुहितधारक भागीदारक तंत्र बनाएं। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में इसको शामिल किया जाना है। शिक्षा प्रणाली इसमें शामिल होनी चाहिए। सामाजिक प्रभाव संकेतक स्पष्ट किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक स्थायी मंच की स्थापना की जानी चाहिए। ये सब चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं वैज्ञानिक नैतिकता का क्या अर्थ है आगे की राह के रूप में। वैज्ञानिक नैतिकता को लागू करना वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान का उपयोग जिम्मेदारी से और लोगों की बेहतरी के लिए किया जाए। दूसरा है बहुहितधारक भागीदार तंत्र, यानी ऐसी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जहाँ खुले संवाद के लिए बिना किसी रोक टोक के वैज्ञानिक शोधकर्ता और नीति निर्माता जनता की भागीदारी बढ़ावा मिले। ऐसे खुले संवाद से वैज्ञानिक विकास की सही दिशा तय हो सकती है। शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करना इसका अगला बिंदु है। तो नैतिक शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है, यानी सिद्धांतों, मूल्यों और वैज्ञानिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव संकेतक, तकनीकी विकास के लिए सामान्य सामाजिक प्रभाव संकेतक विकसित किए जा सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को अधिक कल्याणकारी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। एक स्थायी मंच की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सभी प्राथमिक भागीदारों को शामिल किया जाना चाहिए और यह अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए एक मंच को तैयार करने में मदद करेगा। ठीक है, तो एक इसमें कोट मैं आपको बताता हूँ। कोट एक लाइन है अभिजीत नस्कर की। वो कहते हैं, विज्ञान के बिना मानवता कमज़ोर है और मानवता के बिना विज्ञान घातक है। वैज्ञानिक विकास के परिणाम एक नज़र में हम देख लेते हैं। दायरा और प्रभाव क्षेत्र। सबसे पहले विकास को देखते हैं। विकास देखेंगे, दायरा प्रभाव क्षेत्र देखेंगे, फिर उसमें नैतिक मूल्य और सिद्धांतों को अपनाया जाना शामिल नहीं किया जाता है तो देखेंगे, और शामिल किया जाता है तो देखेंगे क्या होता है। तो विकास में अगर नैतिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों को शामिल नहीं करते हैं तो असंतुलित विकास और सिर्फ कुछ लोगों का लाभ होता है इससे। और अगर विकास में हम नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों को अपनाते हैं तो विकास प्रकृति में संधारणीय होता है और वैज्ञानिक विकास का लाभ सभी को मिलता है। इसके अलावा देखिए, मानव गरिमा देखें तो मानव गरिमा में अगर नैतिक मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है तो मानवीय गरिमा को कमज़ोर करता है ये। ठीक है, और इसमें गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है अगर नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाता है तो। मतलब ये एक तरीके से मानवीय गरिमा को कमज़ोर करने की बात होगी अगर हम नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को शामिल न करें
और एक तरीके से नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को मजबूत करने की पहल होगी। अगर हम इसमें गरिमा, मानव गरिमा को शामिल करेंगे तो ये सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली बात हुई। इसके अलावा मानवता का भविष्य देखें तो अगर नैतिक मूल्य इसमें शामिल नहीं है तो इसमें परमाणु जैविक हथियार निर्माण जैसी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, अगर हम मानवता और नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से काम नहीं लेंगे तो। इसके अलावा नैतिक मूल्य सिद्धांतों को अपनाया जाता है तो ये तकनीकों को बढ़ावा देता है, मानव जीवन को आसान बनाता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। अब हम समझेंगे दूसरा बिंदु, मानव पर नियंत्रित दशाओं में संक्रमण के अध्ययन से संबंधित नैतिक आचरण। दूसरा बिंदु इथिक्स में है, मानव पर नियंत्रित दशाओं में संक्रमण के अध्ययन से संबंधित नैतिक आचरण, यानी कि इथिकल कंडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। ठीक है, तो इथिकल कंडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज, तो कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज को हम साथ शॉर्ट में कहते हैं CHIS। CH यानी कि कंट्रोल्ड ह्यूमन और इन्फेक्शन स्टडीज यानी IS। तो CHIS यानी कि कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज यानी कि नियंत्रित दशाओं में संक्रमण अध्ययन, और मानव पर हैं और नैतिक आचरण से संबंधित इससे जुड़े विषय हैं, तो इसलिए सुर्खियों में है ये। सुर्खियों में क्यों है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की बायो एथिक्स यूनिट ने भारत में CHIS से संबंधित नैतिक आचरण के लिए एक सर्वसम्मति आधारित नीतिगत विवरण तैयार किया है। CHIS को ह्यूमन चैलेंज स्टडीज भी कहा जाता है। CHIS के बारे में अर्थात ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में स्वेच्छा से शामिल किसी स्वस्थ व्यक्ति को अत्यधिक नियंत्रित दशाओं में रोग पैदा करने वाले रोगाणु से संक्रमित कराया जाता है। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज कहते हैं इसको, CHIS को। तो इसमें स्वेच्छा से शामिल किसी व्यक्ति यानी वॉलंटियर्स को अत्यधिक नियंत्रित दशाओं में रोग पैदा करने वाले रोगाणु से संक्रमित कराया जाता है। इसके जरिए मनुष्यों में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में रोग जनन यानी कि पैथोजेन संचरण, रोकथाम एवं संबंधी उपचार मौजूद समझें और बेहतर किया जा सकता है। भारत में रोगों के समग्र बोझ में संक्रमण, भारत में रोजगार के संक्रमण भारत में रोगों के समग्र बोझ में संक्रामक रोगों का योगदान जो है 30% है, जबकि भारत में अभी तक CHIS इनके कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज जैसे अध्ययन नहीं हुए हैं। मानव नैदानिक परीक्षण और ह्यूमन चैलेंज स्टडीज के बीच मुख्य अंतर एक्सपोजर की प्रकृति है। अब देखते हैं मानव नैदानिक परीक्षण और ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में अंतर। मानव नैदानिक परीक्षण ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स कहते हैं इनको, ह्यूमन क्लिनिक ट्रायल्स कहते हैं इसको, मानव नैदानिक परीक्षण कहते हैं। नैदानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य लोगों में चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों उपायों की प्रभावकारिता का परीक्षण करना है। सरल शब्दों में इसमें भाग लेने वालों पर दवा या वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। और मानव नैदानिक परीक्षण में भाग लेने वालों को संक्रमित कर परीक्षण नहीं किया जाता, हालांकि इसमें भाग लेने वालों पर रोगाणुओं के संपर्क में आ जाने या संपर्क में चलते संक्रमण का खतरा बना रहता है। मानव नैदानिक परीक्षण में इस तरह से होता है। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज क्या है? देखिए, मानव नैदानिक परीक्षण में खतरा तो बना रहता है ही संक्रमण की वजह से। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज है, इसका मुख्य अंतर संक्रमित शरीर का अध्ययन करके बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रकार वॉलंटियर्स को जानबूझकर रोग पैदा करने वाले रोग जनकों के संपर्क में लाया जाता है, और यह है ह्यूमन चैलेंज स्टडीज। ठीक है, प्रमुख हितधारक और उनके हित क्या है इस संदर्भ में? देखिए, प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स कौन है और उनके हित क्या है? देखिए, पार्टिसिपेंट में समाज को देखेंगे, विनियामक संस्था को देखेंगे, शोधकर्ता को देखेंगे और मीडिया को भी इसमें शामिल करेंगे हम पार्टिसिपेंट्स के रूप में। प्रतिभागी जो भाई प्रमुख हितधारकों के रूप में हम प्रतिभागी को शामिल करेंगे, समाज को शामिल करेंगे इसमें,
विनियामक संस्था को शामिल करेंगे, शोधकर्ता को शामिल करेंगे और मीडिया को भी इसमें सम्मिलित करेंगे एक हितधारक के रूप में। और उनके हित क्या देखिए, पार्टिसिपेंट्स के हित क्या है। प्रतिभागी या पार्टिसिपेंट्स को अनुसंधान के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, अतः ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे इसे पूरी तरह समझते हैं और इसे स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। इसके अलावा मूल्यांकन के बाद अनुसंधान से हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रतिभागियों की निजता और गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए। समाज एक हितधारक के रूप में, उसमें से इसके क्या हित हैं इस संदर्भ में। समाज के हित ये हैं कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ, महामारी संबंधी तैयारियों में सुधार और सामुदायिक सशक्तिकरण होना चाहिए। कोई विकासशील देशों में अनेक संक्रामक रोग हुए हैं, कई विकासशील देशों में अनेक संक्रामक रोग स्थानिक हैं। वहाँ ऐसे संक्रामक रोग जनकों में मौजूद दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। विनियामक संस्था के हित क्या और हितधारक विनियामक संस्था क्या चाहती है। विज्ञान और अनुसंधान संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्ण प्रबंधन करना। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना कि अनुसंधान का सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्य संभावित जोखिमों से मेल खाए। इसके अलावा अनुसंधान योजनाओं और परिणामों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। शोधकर्ता हितधारक के रूप में क्या चाहते हैं, उनके हित हैं शोधकर्ता अनुसंधान के सभी चरणों में पर्यावरणीय और संसाधनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। रोगों से होने वाले कष्टों को कम करना और मानव संसाधन को बढ़ावा देना ये शोधकर्ताओं का प्राथमिक हित है। मीडिया CHIS के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जानकारी का प्रसार करना ये इस तरह से शामिल हैं। अब नैतिक चिंताएं समझते हैं। चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांत कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, डू नो हार्म का उल्लंघन है। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाना का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें जो है संक्रमित कराया जाता है व्यक्ति को। इसकी स्वेच्छा से शामिल किसी व्यक्ति को रोगजनकों से संक्रमित किया जाता है। इस प्रकार हिप्पोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन करता है। साथ ही चिकित्सकों के लिए प्रतिपादित डू नो हार्म की नैतिक संहिता का उल्लंघन भी इसमें शामिल है। मनोवैज्ञानिक संकट यानी इसके परीक्षण में शामिल व्यक्ति को आम लोगों से अलग रखा जाता है और उन्हें रिश्तेदारों आदि से मिलने भी नहीं दिया जाता। ऐसे में अकेलापन व्यक्ति की मानसिक दशा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिक संकट जैसे कि चिंता, अकेलापन, अवसाद, इस तरह की। कुछ मामलों में जानकारी छुपाया जाना, उदाहरण के लिए 2010 में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन के परीक्षण से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलू सामने आए थे, क्योंकि वॉलंटियर्स को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा चिंता ये है कि निजता और गोपनीयता का मुद्दा इसमें शामिल है। CHIS में संवेदनशील डेटा शामिल होते हैं। ये प्रतिभागियों के प्रति सामाजिक कलंक के जोखिम के साथ तीसरे पक्ष सामाजिक कलंक के जोखिम के साथ उनके स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा तीसरे पक्ष और समुदायों के लिए जोखिम ये है कि इसमें अन्य व्यक्तियों के लोगों के बीच फैलने का जोखिम है। पर्यावरणीय जोखिम जैसे स्थानीय भूजल प्रणालियों का संदूषण हो सकता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में लोगों में विश्वास में कमी आदि शामिल है। प्रतिभागियों को शामिल करने का कुटिल उद्देश्य इसमें हो सकता है। वॉलंटियर्स को भुगतान की जाने वाली बड़ी राशि का विज्ञापन करके उन्हें इसमें भाग लेने के लिए लुभाना पारंपरिक नैदानिक परीक्षणों में काफ़ी आम है, जैसा कि भोपाल में आयोजित कोवैक्सीन परीक्षण में देखा गया था। ठीक है, आगे की रहा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति। आगे की राह में एक तो होना चाहिए जोखिम को न्यूनतम करे, उसकी रणनीति होनी चाहिए, शोधकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा सहयोग और डेटा साझाकरण होना चाहिए और पारदर्शी विनियामक प्रणाली को बढ़ाना चाहिए। जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली में समाज क्या है, प्रतिभागी क्या और तीसरा पक्ष है, तीनों की देखते हैं जोखिम न्यूनीकरण क्या क्या है। जोखिम न्यूनीकरण में समाज ये है कि अनुसंधान की रूपरेखा के संबंध में सार्वजनिक सहभागिता को महत्व दिया जाना चाहिए। समाज के रूप में सार्वजनिक सहभागिता को महत्व दिया जाना चाहिए अनुसंधान की रूपरेखा में। प्रतिभागी ये चाहते हैं, प्रतिभागियों के आगे की राय ये हो सकती है कि कम जोखिम वाले प्रतिभागी का चयन, उनकी गहन निगरानी की जानी चाहिए। ऐसे में शीघ्र निदान और यदि आवश्यक हो तो सहायक देखभाल के साथ साथ गहन देखभाल का प्रदान किया जाना चाहिए और अध्ययन के संबंधित किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। बीमा कवर के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए। तीसरा पक्ष जोखिम न्यूनीकरण के मामले में आगे की राह के रूप में देखते हैं। आगे की राह में जोखिम न्यूनीकरण में तीसरा पक्ष है कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों सहित व्यापक संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं वाली साइट्स का चयन किया जाना चाहिए। शोधकर्ता की जिम्मेदारी इसमें अगर देखें आगे की राह के रूप में तो सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड
कॉन्सेंट के प्रावधान यानी कि ICMR के राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा दिशा निर्देश 2017 के अनुरूप होने चाहिए। शोधकर्ताओं और उनकी टीमों को नैदानिक परीक्षण आयोजित करने से पूर्व अनुभव के साथ पर्याप्त रूप से योग्य, प्रशिक्षित और कुशल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें मानव प्रतिभागियों से जुड़े बायोमेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी कि GCP होनी चाहिए। अच्छी अगर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी यानी नैदानिक अभ्यास अगर उसके नहीं हैं और ICMR राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सहयोग और डेटा साझाकरण, ये आगे की राह के रूप में देखें तो सहयोग और डेटा साझाकरण क्या है। CHIS एक अत्यधिक जटिल क्षेत्र है। इसमें शोधकर्ताओं, संस्थाओं, संगठनों और अन्य देशों के बीच अलग अलग स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है। पारदर्शी विनियामक प्रणाली संस्थानों को भारत में उपयुक्त विनियामक निकायों जैसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSO और जैव सुरक्षा निगरानी समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमने एथिक्स को समझा।